अध्याय 6 प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से यात्रा। डर्सली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मजेदार नहीं गुजरा। यह सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वह उस कमरे में नहीं रहता था जिसमें हैरी हो, और पिटूनिया आंटी तथा वर्नन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते भी नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई महीनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय से हैरी का मन उखड़ने लगा था। हैरी ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती साथी थी। उसने उसका नाम हेडविग रखा था और यह नाम उसे जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता था और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पिटूनिया आंटी ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वह एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थी। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। इसलिए वह नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहाँ डर्सली परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहे थे। वह थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को यह पता चल जाए कि वह वहाँ पर है। डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। वर्नन अंकल ने हूँ करके बताया कि वे सुन रहे हैं। और मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। वर्नन अंकल ने एक बार फिर हूँ की। आपको परेशानी ना हो तो क्या आप मुझे वहाँ तक लिफ्ट दे देंगे? हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ था। धन्यवाद। वह ऊपर जाने ही वाला था कि तभी वर्नन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंचर हो गए? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे यह स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से टिकट निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ना है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफों जैसी बातें मत करो, वर्नन अंकल ने कहा। 9:45 का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। पर मेरे टिकट पर लिखा है। पागल है, वर्नन अंकल ने कहा। वो सब के सब पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस स्टेशन तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है, वर्नन अंकल ने गुस्से में कहा। जब तक उसकी यह कमबख्त पूछ नहीं हटेगी तब तक वह स्मेलिंगटन कैसे जाएगा? अगली सुबह हैरी 5 बजे ही उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वह दोबारा नहीं सो पाया। वह बिस्तर से उठा और अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वह जादूगरों के कपड़ों को पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वह ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि यह पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया। इसके बाद उसने यह देखा कि हेडविग का पिंजरा तो ठीक तरह से बंद है। फिर वह कमरे में घूमते हुए डर्सली परिवार के उठने का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डर्सली परिवार की कार में रख दिया गया। पिटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वह हैरी के पास बैठ जाए और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए। वर्नन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटक दिया और उस स्टेशन तक खुद धकाते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के। यह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वह रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच में होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है कि वे उसे बनाना भूल गए, है ना? जाहिर है, उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 लिखा था, उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था।
आशा है स्कूल में यह साल अच्छा गुजरेगा, वर्नन अंकल ने और भी ज्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए। हैरी ने मुड़कर देखा कि डर्सली परिवार कान में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वह क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए एक गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था। जब हैरी ने उसे यह भी नहीं बताया कि यह किस देश में है, तो वह भड़क गया, क्योंकि उसे लगा जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, परंतु गार्ड ने कहा कि 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वह समय बर्बाद करने वाले लोगों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वह आतंकित ना हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय था। उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वह प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंची। वह स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वह उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे यह बताना भूल गया कि यहाँ पर उसे क्या करना है, जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट थूकना। यह सोचने लगा कि क्या वह अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में बने बैरियर को ठोके। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ अंश सुने। मगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। यह शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी और वह अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी, जिन सबके बाल लाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वे धका रहे थे, और उनके पास एक उल्लू भी था। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे धकेली। वे लोग रुक गए। हैरी भी रुक गया, और इतने करीब ताकि वह उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के बाल भी लाल थे और वह अपनी माँ की उंगली पकड़े थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तो तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जिनी। अब चुप रहो। ठीक है पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा ली। वह सावधान था कि कहीं उसके पलके ना झपके, क्योंकि वह चूकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही वह लड़का दोनों प्लेटफॉर्मों के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा झुंड आ गया, और जब तक भीड़ छटी वह लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल मटोल महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको तो यह भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ। सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने कहा, और वह चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उसका जल्दी करने को कहा, और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही वह गायब हो गया। परंतु उसने ऐसा किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था। वह लगभग वहां पहुंच गया, और तभी एकदम अचानक वह कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा। पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वह लंबा, दुबला और चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा। बात यह है कि मैं नहीं जानता कि किस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए, महिला ने दयालुता से कहा, और हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ। कहीं भी मत रुकना, और यह सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ लगाकर यह काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। अच्छा, ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। यह बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उससे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज्यादा तेज चलने लगा। वह सीधे बैरियर से टकराने वाला था, और अगर वह गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा।
अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वह सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आता जा रहा था। वह रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। वह 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, परंतु टक्कर नहीं हुई। वह दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा और जहां पर बैरियर था वहां उसे लोहे का गलियारा दिखा जिस पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वह आखिर वहां पहुंच गया था। इंजन से निकलता धुआं पतियाती भीड़ के सर के ऊपर तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थी। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटे जाने की आवाजों के ऊपर उल्लू की चिड़चिड़ी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे वे भी आपस में बातें कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की के बाहर लटक कर अपने परिवार वालों से बात कर रहे थे, तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर धकेलता गया। वह एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी, मेरा मेंढक फिर गुम हो गया। क्या करते हो नेविल? उसने बूढ़ी औरत को आह भरते हुए सुना। कुछ लोग घुंघराले वालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वह हाथ में पकड़े था। जब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली डब्बा नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डब्बे के दरवाजे की तरफ धकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर उठाने की कोशिश करी, परंतु एक सिरा उठाने भी उसके लिए भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वह दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए? वह बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वह बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज, हैरी ने हाँफते हुए कहा। अरे फ्रेड, यहाँ आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार डब्बे के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों से हटाया। यह क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा। कहीं तुम वही है? पहले भाई ने कहा। है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी ने कहा। हैरी पॉटर, दोनों जुड़वा भाई एक साथ कोरस में बोले। अच्छा वो, हैरी ने कहा। मेरा मतलब है, हाँ मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज तैरती हुई अंदर आई, जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहाँ हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक और नजर डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहाँ वह आधा छुपा था। वहाँ से वह प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। उनकी माँ ने अपना रूमाल बाहर निकाल लिया था। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने उसे दबोच ही लिया और उसकी नाक के सिरे पर रगड़ने लगी। मम्मी, अब छोड़ो भी, उसने धक्का देते हुए अपने को छुड़ाया। अरे, क्या छोटे बच्चे रॉनी की नक्कू पर कुछ लगा था? जुड़वा भाई में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उसकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वह अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी का चमकता हुआ बिल्ला लगा था जिस पर पी अक्षर लिखा था। ज्यादा देर नहीं रुक सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 डब्बे रिजर्व हैं। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, हमें तो यह पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है कि उसने इस बारे में कुछ कहा था। दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। 1 बार या 2 बार, 1 मिनट, सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी यानी प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वह प्रीफेक्ट है, उसकी माँ ने लाड़ से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा यह साल अच्छा गुजरे। वहाँ पहुँचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वह चला गया।
फिर वे जुड़वा बच्चों की तरफ पलटी। और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है या टॉयलेट उड़ा दिया है। पर मम्मी, हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। वैसे विचार बहुत बढ़िया है। धन्यवाद मम्मी, यह मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नन्हा मुन्ना रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वह अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहाँ उसकी माँ ने रगड़ा था। अच्छा मम्मी, जरा सोचो तो सही, अंदाजा लगाओ हमें अभी ट्रेन में कौन मिला था। हैरी तत्काल पीछे की तरफ टिक गया ताकि वह उसे बाहर झांकते हुए ना देख ले। आप जानती है वह काले बालों वाला लड़का कौन सा जो हमारे पास स्टेशन पे खड़ा था? जानती है वह कौन है? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन में चढ़कर उसे देख लूं? मम्मी प्लीज। तुमने उसे पहले ही देख लिया है जिनी, और वह बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूमते रहो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा था, उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहाँ पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी नहीं कि वह अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था। उसने इतनी नम्रता से पूछा था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। यह सब छोड़ो, क्या आपको लगता है उसे याद होगा कि तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उसकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम उससे यह नहीं पूछोगे फ्रेड। नहीं, यह पूछने की हिम्मत मत करना, जैसे उसे स्कूल के पहले दिन यह बात दिलाने की जरूरत है। ठीक है मम्मी, चिंता में आप अपने बाल सफेद मत करो। एक सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी माँ ने कहा और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की के बाहर झांकने लगी ताकि उनकी माँ उन्हें चूमकर गुड बाय कह सके। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जिनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज, मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधी हंसी आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी। परंतु फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वह पीछे रह गई और अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गई। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बिल्लियां उछल रहा था। वह नहीं जानता था कि जिस जगह वह जा रहा है वह कैसी होगी, परंतु यह तो तय था कि वह जगह उससे तो बेहतर ही होगी जिसे वह पीछे छोड़कर जा रहा था। डिब्बे का दरवाजा खुला और लाल बालों वाला सबसे छोटा लड़का अंदर आया। यहाँ कोई बैठा तो नहीं है? उसने हैरी के सामने वाली सीट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। बाकी सब डब्बे भरे हुए हैं। हैरी ने अपना सिर हिलाया और लड़का बैठ गया। उसने हैरी की तरफ देखा और फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। वह यह दिखाना चाहता था कि उसने हैरी की तरफ देखा ही नहीं था। हैरी ने देखा कि उसकी नाक पर अब भी एक काला निशान था। अरे रॉन, जुड़वा भाई वापस आ गए थे। सुनो, हम लोग ट्रेन के बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं। वहाँ ली जॉर्डन के पास एक बहुत बड़ा मकड़ा है। ठीक है, रॉन बुदबुदाया। हैरी, दूसरे जुड़वा भाई ने कहा, हमने अपना परिचय तो दिया ही नहीं। फ्रेड और जॉर्ज वीजली, और यह रॉन है, हमारा भाई। अच्छा, तो बाद में मिलते हैं। बाय, हैरी और रॉन ने कहा। जुड़वा भाई जाते समय अपने पीछे डिब्बे का दरवाजा बंद कर गए। क्या तुम सचमुच हैरी पॉटर हो? रॉन के मुंह से निकल पड़ा। हैरी ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि फ्रेड और जॉर्ज मजाक कर रहे थे, रॉन ने कहा। और क्या सचमुच तुम्हारे सिर पर, यानी कि, उसने हैरी के माथे की तरफ इशारा किया। हैरी ने अपनी लट पीछे खिसकाई ताकि वह अपना बिजली जैसा निशान दिखा सके। रॉन घूमता रहा। तो यहीं पर तुम जानते हो कौन ने? हाँ, हैरी ने कहा, परंतु मुझे कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी नहीं? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। बस मुझे बहुत सारी हरी रोशनी याद है और कुछ नहीं। अच्छा, रॉन ने कहा। वह बैठा बैठा कुछ मिनट तक हैरी को घूरता रहा। फिर उससे जैसे समझ में आया कि वह क्या कर रहा था और वह एक बार फिर जल्दी से खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या तुम्हारे परिवार में सभी जादूगर हैं? हैरी ने पूछा। हैरी को रॉन उतना ही दिलचस्प लग रहा था जितना कि रॉन को हैरी। अरे हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, रॉन ने कहा। मुझे लगता है कि मम्मी के दूर के रिश्ते का एक कजिन है जो अकाउंटेंट है।
पर हम लोग उसके बारे में कभी बात नहीं करते। तो इसका मतलब है तुम्हें पहले से ही बहुत सा जादू आता होगा। जाहिर था कि बीसली परिवार उन पुराने जादूगर परिवारों में से एक था जिनके बारे में छूमंतर गली में वह पीला लड़का बातें कर रहा था। मैंने सुना है कि तुम्हें मंगलों के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, रॉन ने कहा। वे लोग कैसे होते हैं? बहुत बुरे, पर सभी नहीं। मेरे अंकल आंटी और कजिन बहुत बुरे हैं। काश मेरे 3 जादूगर भाई होते। 5, रॉन ने कहा। किसी कारण से वह उदास नजर आ रहा था। हमारे परिवार में हॉगवर्ट्स जाने वाला मैं 6वां हूँ। तुम कह सकते हो कि मुझे बहुत कुछ करके दिखाना है। बिल और चार्ली पहले ही हॉगवर्ट्स से निकल चुके हैं। बिल हेड बॉय था और चार्ली क्विडिच का कप्तान। अब पर्सी प्रीफेक्ट बन गया है। फ्रेड और जॉर्ज बहुत शैतानी करते हैं, परंतु उनके सचमुच अच्छे नंबर आते हैं और सब सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे मस्खरे हैं। सब मुझसे भी यही उम्मीद करते हैं कि मैं अपने बाकी भाइयों जितने अच्छे काम करूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वे पहले ही वह काम कर चुके हैं। और हाँ, 5 बड़े भाई होने के कारण मुझे कोई भी चीज नई नहीं मिलती। मेरे पास बिल के पुराने कपड़े हैं, चार्ली की पुरानी छड़ी है और पर्सी का पुराना चूहा है। रॉन ने अपनी जैकेट के अंदर हाथ डाला और एक मोटा भूरा चूहा बाहर निकाला जो सो रहा था। इसका नाम स्कैबर्स है और यह किसी काम का नहीं है, हमेशा सोता रहता है। प्रीफेक्ट बनने के बाद डैडी ने पर्सी को एक उल्लू दे दिया, परंतु उन लोगों के पास इतने पैसे, मेरा मतलब है मुझे उल्लू के बजाय स्कैबर्स मिल गया। रॉन के कान गुलाबी हो गए। उसे लग रहा था कि वह कुछ ज्यादा ही भूल गया, क्योंकि वह एक बार फिर खिड़की के बाहर देखने लगा। हैरी को यह समझ में नहीं आया कि उल्लू खरीदने के पैसे ना होने में शर्म की क्या बात है। 1 महीने पहले तक उसके पास भी कभी पैसे नहीं रहते थे और उसने रॉन को यह बता दिया। उसने यह भी बताया कि उसे डडली के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे और उसे कभी ढंग के बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलते थे। इससे रॉन एक बार फिर खुश नजर आने लगा। और जब तक हैग्रिड ने मुझे नहीं बताया तब तक मैं नहीं जानता था कि मैं जादूगर हूँ, और मैं अपने मम्मी डैडी या वोल्डेमॉर्ट के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। रॉन ने सांस अंदर खींची। क्या हुआ? हैरी ने कहा। तुम जानते हो कौन का नाम ले लिया? रॉन ने कहा। उसकी आवाज बता रही थी कि उसे धक्का लगा था और वह प्रभावित भी हुआ था। मुझे लगता था कि कम से कम तुम तो। नाम लेकर मैं यह साबित नहीं करना चाहता कि मैं बहादुर हूँ, हैरी बोला। मुझे यह मालूम ही नहीं था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा, मैं यही तो कह रहा था, मुझे बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। मैं शर्ट लगा सकता हूँ, उसने आगे कहा, और पहली बार वह इस बात को जो उसके पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रही थी। मैं शर्ट लगा सकता हूँ कि मैं अपनी क्लास का सबसे बुरा विद्यार्थी रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ढेर सारे बच्चे मगलू परिवारों से आते हैं और वे जल्दी ही सीख जाते हैं। जब वे बातें कर रहे थे तो ट्रेन उन्हें लंदन से बाहर ले जा रही थी। अब वे गाय भेड़ों से भरे खेतों के पास से तेजी से गुजर रहे थे। वे लोग कुछ समय चुप रहे और सरपट भागते खेतों और गलियों को देखते रहे। 12:30 बजे के करीब बाहर गलियारे में खड़खड़ की तेज आवाज सुनाई दी। एक महिला ने, जिसके गालों पर डिंपल थे, उनके डब्बे का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, ट्रॉली में से कुछ चाहिए बेटा? हैरी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया था और वह उछलकर खड़ा हो गया, परंतु रॉन के कान एक बार फिर से गुलाबी हो गए। उसने धीमे से कहा कि उसके पास सैंडविच रखे हैं। हैरी गलियारे में बाहर चला गया। जब वह डर्सली परिवार के साथ रहता था तो उसके पास कभी मिठाइयाँ खरीदने के पैसे नहीं थे। क्योंकि अब उसकी जेब में सोने और चांदी के सिक्के खनखना रहे थे, इसलिए वह जितनी मार्स उठा सकता था उतनी खरीदने के लिए तैयार था। परंतु उस महिला के पास मार्स बार नहीं थी। उसके पास तो जो सामान था उसमें बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियाँ, ड्रूबल के बेहतरीन बबल गम, चॉकलेट के मेंढक, कद्दू की पेस्ट्री, कड़ाही केक, लिकोरिस की छड़ियाँ और भी बहुत सी अजीब चीजें थी जिन्हें हैरी ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। कोई चीज छूट न जाए इस डर से हैरी ने हर चीज थोड़ी थोड़ी खरीद ली और उसने महिला को 11 चांदी के सिक्के और 7 कांसे के नट दिए। हैरी सारे सामान को लेकर डब्बे में वापस आया और उसे एक खाली सीट पर रख दिया। रॉन ने उसे टकटकी लगा कर देखता रहा। बहुत भूख लगी है क्या? भूख के मारे दम निकला जा रहा है, हैरी ने कद्दू की पेस्ट्री का एक बड़ा टुकड़ा मुंह में भरते हुए कहा। रॉन ने एक मुड़ा हुआ पैकेट निकाला और उसे खोला। उसके अंदर 4 सैंडविच थे।
उसने उनमें से एक को खोलकर देखा और कहा, मम्मी हमेशा भूल जाती है कि मुझे कॉर्न वाला बीफ पसंद नहीं है। हम इसे आपस में बदल लेते हैं। हैरी ने एक पेस्ट्री उठाते हुए कहा, चलो, तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, यह सूखा हुआ है। रॉन ने कहा, मम्मी के पास ज्यादा समय नहीं रहता, उसने जल्दी से जोर दिया। तुम तो जानते ही हो कि हम 5 भाई हैं। चलो पेस्ट्री लो, हैरी ने कहा, जिसके पास इससे पहले कभी कोई चीज बांटने के लिए नहीं थी। सच कहा जाए तो ऐसा कोई था भी नहीं जिसके साथ वह कोई चीज मिल बांट कर खा सके। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह और रॉन एक साथ वहां बैठकर हैरी की पेस्ट्री और केक खा रहे थे। वे सैंडविच के बारे में भूल चुके थे। ये क्या है? हैरी ने चॉकलेट के मेंढक का एक पैकेट उठाकर रॉन से पूछा। कहीं इसमें सचमुच के मेंढक तो नहीं है? अब उसे लगने लगा था कि कुछ भी हो सकता है और वह किसी भी आश्चर्यजनक घटना के लिए तैयार था। नहीं, रॉन ने कहा, परंतु यह देखना कि कौन सा कार्ड निकलता है। मेरे पास एग्रिप्पा नहीं है। क्या? अरे अच्छा, तुम्हें कैसे पता होगा? देखो, चॉकलेट के मेंढक के अंदर एक कार्ड रहता है जिसे हम लोग इकट्ठा करते हैं, किसी मशहूर जादूगर या जादूगरनी का कार्ड। मेरे पास 500 कार्ड है, पर मेरे पास एग्रिप्पा या टोलेमी का कोई कार्ड नहीं है। हैरी ने अपने चॉकलेट के मेंढक का कवर हटाया और कार्ड बाहर निकाला। उसमें एक आदमी का चेहरा दिख रहा था। उसने आधे चांद के आकार का चश्मा पहन रखा था। उसकी लंबी नाक मुड़ी हुई थी और उसके लहराते बाल, दाढ़ी और मूछें चांदी की तरह सफेद थे। तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा था, एल्बस डम्बलडोर। तो ये है डम्बलडोर, हैरी ने कहा। मुझसे यह मत कहना कि तुमने कभी डम्बलडोर का नाम नहीं सुना, रॉन ने कहा। मैं एक मेंढक ले लूं, शायद मुझे एग्रिप्पा मिल जाए। धन्यवाद। हैरी ने अपना कार्ड पलटा। कार्ड की दूसरी तरफ लिखा था, एल्बस डम्बलडोर, वर्तमान में हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर। कई लोग मानते हैं कि वे आधुनिक समय के महानतम जादूगर हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर खास तौर पर इन चीजों के लिए मशहूर है। 1945 में शैतानी जादूगर ग्रिंडेलवाल्ड को हराने के लिए, ड्रैगन के खून के 12 प्रयोगों की खोज करने के लिए और अपने पार्टनर निकोलस फ्लेमेल के साथ रसायन शास्त्र पर किए गए काम के लिए। प्रोफेसर डम्बलडोर को चैम्बर म्यूजिक और 10 पिन बॉलिंग पसंद है। हैरी ने कार्ड को दोबारा पलटा और उसे यह देखकर हैरानी हुई कि डम्बलडोर का चेहरा गायब हो गया था। वे चले गए। तुम उनसे यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वे सारा दिन तुम्हारे पास बैठे रहेंगे, रॉन ने कहा। वे दोबारा आ जाएंगे। अरे, मुझे एक बार फिर मोरगाना मिल गई। मेरे पास पहले से ही उसके 6 कार्ड हैं। क्या तुम्हें यह चाहिए? तुम भी कार्ड इकट्ठा करना शुरू कर दो। रॉन की आंखें चॉकलेट के मेंढकों के ढेर की तरफ मुड़ गईं, जो खोले जाने का इंतजार कर रहे थे। जितने चाहो उतने उठा लो, हैरी ने कहा। परंतु तुम्हें पता है, मगनुओं की दुनिया में लोग अपने फोटो से कहीं नहीं जाते और वही बने रहते हैं। क्या सचमुच? क्या वे लोग बिल्कुल भी नहीं हिलते? रॉन की आवाज में हैरानी थी। बड़ी अजीब बात है। हैरी कार्ड को घूर रहा था कि तभी उसने देखा कि डम्बलडोर एक बार फिर अपने कार्ड में लगे फोटो में दुबककर लौट आए और उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। मशहूर जादूगरों और जादूगरनियों को देखने के बजाय रॉन मेंढकों को खाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था, परंतु हैरी तो उन सबसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। जल्दी ही न सिर्फ उसके पास डम्बलडोर और मॉर्गना थे, बल्कि हेजिस्ट ऑफ वुडक्रॉफ्ट, अल्बेरिक, ग्रेनियोस, सर्सी, पैरासेल्सस और मर्लिन भी थे। उसने आखिरकार अपनी आंखें क्लियोडना नाम की जादूगरनी से हटाई, जो अपनी नाक खुजा रही थी, और बर्टी बॉट की हर स्वाद की टॉफियों का बैग खोला। तुम्हें इनके बारे में सावधान रहना होगा, रॉन ने हैरी को चेतावनी दी। जब वे कहते हैं कि हर स्वाद की, तो उसका मतलब होता है कि हर स्वाद की। तुम्हें चॉकलेट, पेपरमेंट और मुरब्बा जैसे लोकप्रिय स्वाद तो मिलेंगे ही, पर तुम्हें पालक, गोश्त और गुर्दे के स्वाद वाली टॉफी भी मिल सकती है। जॉर्ज कहता है कि उसे एक बार कीड़े की स्वाद की टॉफी मिली थी। रॉन ने एक हरी टॉफी उठाई, उसकी तरफ ध्यान से देखा और उसका एक कोना चबाया। अरे देखा, स्प्राउट्स। हर स्वाद की टॉफियां खाने में उसका समय अच्छी तरह गुजरा। हैरी को टोस्ट, नारियल, भुनी हुई बीन्स, स्ट्रॉबेरी, करी, घास, कॉफी, मछली के स्वाद की टॉफियां मिली। उसने बहादुरी दिखाते हुए एक अजीब से दिखने वाली भूरी टॉफी का टुकड़ा भी चख लिया, जिसे रॉन छूने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में पता चला कि वह मिर्ची के स्वाद की टॉफी थी। उसकी खिड़की के पास से गुजरता हुआ देहात का दृश्य अब जंगली हो गया था।
साफ सुथरे खेत दिखना बंद हो गए थे। अब उन्हें जंगल, घुमावदार नदियां और अंधेरी हरी पहाड़ियां दिख रही थी। किसी ने उनके डब्बे का दरवाजा खटखटाया और वही गोल चेहरे वाला लड़का अंदर आया जिसे हैरी ने प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। सॉरी, उसने कहा, परंतु क्या तुम लोगों ने कोई मेंढक देखा है? जब उन्होंने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया तो वह बिखरते हुए बोला, मैंने उसे फिर घुमा दिया। वो हमेशा मुझसे दूर भाग जाता है। वो मिल जाएगा, हैरी ने कहा। हाँ, लड़के ने दुखी मन से कहा, फिर भी अगर तुम्हें दिखे तो बता देना। वह चला गया। मैं नहीं जानता कि वह इतना परेशान क्यों है, रॉन ने कहा। अगर मैं मेंढक लाया होता तो उसे जितनी जल्दी घुमा देता। ध्यान रहे, मैं स्कैबर्स को लाया हूँ, इसीलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। चूहा अब भी रॉन की गोद में सो रहा था। वह मर भी जाए तो भी आपको पता नहीं चलेगा, रॉन ने हिकारत से बोला। मैंने कल उसे पीछा करने की कोशिश की ताकि मैं उसे अधिक दिलचस्प बना सकूं, परंतु मेरे मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो। वह अपने संदूक में सामान की छानबीन करता रहा और फिर उसने एक बहुत ही टूटी फूटी छड़ी निकाली। छड़ी कई जगह से चटकी हुई थी और उसके कोने पर कोई सफेद चीज बाहर झांक रही थी। यूनिकॉर्न का बाल लगभग बाहर झांकने लगा है। खैर, उसने अपनी छड़ी उठाई ही थी कि तभी डिब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुला। जिस बच्चे का मेंढक खो गया था वह एक बार फिर लौट आया, परंतु इस बार उसके साथ एक लड़की भी थी। वह हॉगवर्ट्स की अपनी नई यूनिफॉर्म पहन चुकी थी। क्या किसी ने मेंढक देखा है? नेविल का मेंढक गुम गया है, उसने कहा। उसकी आवाज रौबदार थी, बाल भूरे घने थे और सामने वाले दांत थोड़े बड़े थे। हमने उसे पहले ही बता दिया है कि हमने मेंढक नहीं देखा, रॉन ने कहा, परंतु लड़की उसकी बात नहीं सुन रही थी। वह तो उसके हाथ की छड़ी को देख रही थी। अरे, क्या तुम जादू कर रहे हो? चलो देखते हैं। वह बैठ गई। रॉन आश्चर्यचकित हो गया। अच्छा, ठीक है। उसने अपना गला साफ किया। सूरज, चंदा, मक्खन खा लो, इस धब्बेदार चूहे का रंग बदल डालो। उसने अपनी छड़ी घुमाई, परंतु कुछ नहीं हुआ। स्कैबर्स पूरा ही बना रहा और गहरी नींद में सोता रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये असली मंत्र है? लड़की ने कहा। वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ, है ना? मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कुछ आसान मंत्रों का प्रयोग किया है और वे हमेशा काम करते हैं। मेरे परिवार में कोई भी जादूगर नहीं है। जब मुझे चिट्ठी मिली तो मैं बहुत हैरान हुई, परंतु जाहिर है मैं बहुत खुश भी थी। मेरा मतलब है, मैंने सुना है कि यह जादूगरी का बेहतरीन स्कूल है। मैंने कोर्स की सारी किताबें पूरी याद कर ली हैं। जाहिर है मुझे लगता है कि यह पर्याप्त होगा। वैसे मैं हरमाइनी ग्रेंजर हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? उसने यह सारी बातें बहुत तेजी से बोली। हैरी ने रॉन की तरफ देखा और उससे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर उसे राहत मिली। रॉन का चेहरा बता रहा था कि उसे भी कोर्स की सारी किताबें याद नहीं थी। मैं रॉन वीजली, रॉन बुदबुदाया। हैरी पॉटर, हैरी ने कहा। क्या सचमुच? हरमाइनी ने कहा। जाहिर है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अपनी नींव मजबूत करने के लिए मैंने कोर्स के बाहर की कुछ किताबें भी पढ़ी हैं और तुम्हारा नाम आधुनिक जादू का इतिहास, गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन तथा 20वीं सदी की महान जादुई घटनाओं में है। क्या सचमुच? हैरी भौचक्का रह गया था। हे भगवान, क्या तुम्हें नहीं मालूम था? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैंने अपने बारे में सब कुछ पता लगा लिया होता, हरमाइनी ने कहा। क्या तुम में से कोई जानता है कि तुम किस हाउस में जाओगी? मैंने पूछताछ की है और मेरी इच्छा है कि मैं गरुड़ द्वार में रहूं। यह सबसे अच्छा हाउस लगता है। मैंने सुना है खुद डंबलडोर भी इसी हाउस के थे। वैसे मेरे ख्याल से झील घाट भी बुरा नहीं रहेगा। खैर, हम लोग अब चलते हैं और नेविल का मेंढक ढूंढते हैं। तुम दोनों भी अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मुझे लगता है हम जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। और वह चली गई। उसके साथ वह लड़का भी चला गया जिसका मेंढक गुम हो गया था। मैं चाहे जिस हाउस में रहूं, मैं यह चाहता हूं कि यह लड़की उस हाउस में ना रहे, रॉन ने कहा। उसने अपनी छड़ी को दोबारा अपने संदूक में फेंक दिया। बेहुदा मंत्र, यह मुझे जॉर्ज ने बताया था। शर्त लगा सकता हूँ कि वह जानता था कि यह उसकी बम है। तुम्हारे भाई किस हाउस में है? हैरी ने पूछा। गरुड़ द्वार, रॉन ने कहा। एक बार फिर उदासी ने उसके चेहरे पर डेरा जमा लिया। मम्मी और डैडी भी इसी में थे। अगर मैं इस हाउस में नहीं जा पाता तो न जाने वे लोग क्या कहेंगे। मुझे लगता है कि चील घाट भी बहुत बुरा नहीं रहेगा, परंतु जरा सोचो, कहीं उन्होंने मुझे नागशक्ति में डाल दिया तो क्या होगा?
क्या यही वह हाउस था जिसमें बॉल, मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन था? हाँ, रॉन ने कहा। वह एक बार फिर अपनी सीट पर धम्म से बैठ गया और काफी परेशान दिख रहा था। देखो, मुझे लगता है कि स्कैबर्स की पूंछ के सिरे का रंग थोड़ा हल्का हुआ है। हैरी ने रॉन के दिमाग को हाउसों से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए कहा। तो हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद तुम्हारे दोनों बड़े भाई क्या कर रहे हैं? चार्ली रोमानिया में ड्रैगनों की पढ़ाई कर रहा है और बिल अफ्रीका में ग्रिंगॉट के लिए कुछ कर रहा है, रॉन ने कहा। क्या तुमने ग्रिंगॉट का नाम सुना है? इसका नाम दैनिक जादूगर के हर पेज पर छपा है, पर मुझे नहीं लगता कि मगलुओं को यह अखबार पढ़ने को मिलता होगा। किसी ने एक बहुत सुरक्षित तिजोरी से सामान चुराने की कोशिश की। हैरी ने घूरा। सचमुच? चोर का क्या हुआ? कुछ नहीं, इसीलिए तो यह इतनी बड़ी खबर है। उसे पकड़ा नहीं जा सका। मेरी डैडी कहते हैं कि ग्रिंगॉट में इतना बड़ा काम कोई ताकतवर शैतानी जादूगर ही कर सकता है। वैसे पिशाचों का कहना है कि चोर कुछ नहीं ले जा सका। बड़ी अजीब बात है। जाहिर है, जब इस तरह की कोई चीज होती है तो सब लोग डर जाते हैं कि कहीं इसके पीछे तुम जानते हो कौन का हाथ तो नहीं है। यह खबर हैरी के दिमाग में घूमती रही। जब भी तुम जानते हो कौन का नाम लिया जाता था तो वह हर बार उसे जैसा डर का कांटा चुभ जाता था। उसे लगा कि यह जादू की दुनिया में कदम रखने का हिस्सा है, परंतु वोल्डेमॉर्ट कहना ज्यादा आरामदेह था और उसमें कोई चिंता नहीं होती थी। तुम्हारी क्विडिच टीम कौन सी है? रॉन ने पूछा। मुझे एक भी क्विडिच टीम का नाम नहीं मालूम, हैरी ने स्वीकार किया। क्या? रॉन को शब्द नहीं मिल रहे थे। अच्छा, जरा ठहरो, यह दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। और फिर वह शुरू हो गया। 4 गेंदे और 7 खिलाड़ियों की पोजीशन के बारे में सब कुछ समझाता रहा। उसने उन मशहूर खेलों का विस्तार से वर्णन किया जिन्हें उसने अपने भाइयों के साथ देखा था। उसने यह भी बताया कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वह किस तरह की जादुई झाड़ू खरीदना पसंद करेगा। वह हैरी को खेल की बारीकियां समझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा था कि तभी डब्बे का दरवाजा एक बार फिर खुला, परंतु इस दरवाजे पर मेंढक होने वाला बच्चा नेविल या हरमाइनी ग्रेंजर नहीं थे। 3 लड़के अंदर आए और हैरी ने बीच वाले को तत्काल पहचान लिया। यह वही पीला लड़का था जो उसे मैडम मैकलिन की दुशालों की दुकान में मिला था। उसने हैरी में छूमंतर गली में जितनी दिलचस्पी ली थी, अब वह उस पे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा था और उसे देख रहा था। क्या यह सच है? उसने कहा। लोग ट्रेन में कह रहे हैं कि हैरी पॉटर इस डब्बे में है। तो तुम हैरी पॉटर हो, है ना? हाँ, हैरी ने कहा। वह बाकी दोनों लड़कों को देख रहा था। दोनों ही तगड़े थे और बहुत ही काया किस्म के दिख रहे थे। पीले लड़के के दोनों तरफ वे इस तरह खड़े थे जैसे उसके बॉडीगार्ड हो। यह क्रैब है और यह ग्वाइल। पीले लड़के ने हैरी की निगाह को भागते हुए लापरवाही से कहा। और मेरा नाम मैलफॉय है, ड्रैको मैलफॉय। रॉन हल्के से खांसा जैसे वह अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। ड्रैको मैलफॉय ने उसकी तरफ देखा। मेरा नाम सुनकर हंसी आ रही है, क्यों? यह पूछने की जरूरत ही नहीं है कि तुम कौन हो। मेरे डैडी ने मुझे बताया है कि वीजली परिवार में सभी के बाल लाल होते हैं, चकत्ते होते हैं और उससे अधिक बच्चे होते हैं जितनों को वे ढंग से पाल सकते हैं। वह हैरी की तरफ मुड़ा। तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि कुछ जादूगरों के परिवार दूसरों से ऊंचे होते हैं, पॉटर। तुम गलत तरह के लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहोगे। यहाँ पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने हैरी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, परंतु हैरी ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है मैं खुद ही गलत और सही लोगों को पहचान सकता हूँ। धन्यवाद, उसने ठंडेपन से कहा। ड्रैको मैलफॉय का चेहरा लाल नहीं हुआ, परंतु उसके पीले गालों पर गुलाबी सी चमक उभर आई। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, पॉटर, तो मैं इस बारे में सावधान रहता, उसने धीरे धीरे कहा। अगर तुमने विनम्र होना नहीं सीखा तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे मम्मी डैडी का हुआ था। वे लोग भी नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या अच्छा था। तुम वीजली और हैग्रिड जैसे निकम्मे लोगों के साथ रहोगे तो तुम पर उनका असर आ जाएगा। हैरी और रॉन दोनों ही खड़े हो गए। रॉन का चेहरा उसके बालों की ही तरह लाल हो गया। एक बार फिर से तो कहना, उसने कहा। अच्छा, तो तुम हमसे लड़ाई करोगे, क्यों? मैलफॉय ने व्यंग्य से कहा। अगर तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर नहीं निकले तो, हैरी ने कहा, और वह जितना बहादुर महसूस कर रहा था उससे ज्यादा बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, क्योंकि क्रैब और गॉयल उससे या रॉन से बड़े थे। परंतु हमारी यहाँ से जाने की कोई इच्छा नहीं है ना दोस्तों? हमने अपना पूरा खाना खा लिया है, जबकि तुम्हारे पास तो अभी खाना बचा है। गॉयल रॉन के पास रखे चॉकलेट के मेंढकों की तरफ बढ़ा।
रॉन आगे लपका, परंतु इससे पहले कि वह गोयल को छू भी पाता, गोयल जोर से चीखा। स्कैबर्स उसकी उंगली से लटक रहा था और उसके नुकीले छोटे दांत गोयल की उंगली के जोड़े में गहराई तक धंसे हुए थे। क्रैब और मैलफॉय पीछे हट गए। जब बिलबिलाते हुए गोयल ने स्कैबर्स को गोल गोल घुमाया और जब आखिरकार स्कैबर्स उछलकर खिड़की से टकराया तो तीनों तत्काल वहां से गायब हो गए। शायद उन्होंने सोचा होगा कि मिठाइयों में और चूहे छिपे होंगे, या शायद उन्होंने किसी के कदमों की आहट सुन ली, क्योंकि एक सेकंड बाद ही हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आ गई। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। वह फर्श पर चारों तरफ बिखरी मिठाइयों की तरफ देख रही थी। उसने यह भी देखा कि रॉन स्कैबर्स की पूंछ पकड़कर उसे उठा रहा था। मुझे लगता है कि यह मर गया, रॉन ने हैरी से कहा। उसने स्कैबर्स को पास से देखा। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता, यह तो फिर से सो गया है। और वह सचमुच सो गया था। तुम मैलफॉय से पहले भी मिल चुके हो? हैरी ने छुमंतर गली में हुई मुलाकात के बारे में बताया। मैंने उसके परिवार के बारे में सुना है, रॉन ने गंभीर आवाज में कहा। जब तुम जानते हो कौन लापता हुआ, तो हमारी तरफ आने वाले सबसे पहले लोगों में उसका परिवार भी था। उन्होंने कहा कि उन्हें सम्मोहित कर दिया गया था। मेरे डैडी को इस बात पर यकीन नहीं है। वे कहते हैं कि मैलफॉय के पिता को काले जादू की तरफ जाने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है। फिर वह हरमाइनी की तरफ मुड़ा। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेहतर होगा कि तुम जल्दी करो और अपनी यूनिफॉर्म पहन लो। मैंने अभी इंजन में जाकर ड्राइवर से पूछा था और उसने मुझे बताया कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम लोग लड़ तो नहीं रहे थे, है ना? हम वहां पहुंच पाए इससे पहले ही तुम लोग परेशानी में पड़ जाओगे। हम नहीं, स्कैबर्स लड़ रहा था, रॉन ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा। और अब अगर आप बुरा न माने तो यहाँ से चली जाएं, ताकि हम लोग कपड़े बदल सकें। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि बाहर लोग बहुत ही बचकानी हरकतें कर रहे हैं और गलियारों में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, हरमाइनी ने नाक से कोड़ते हुए कहा। और हाँ, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी नाक पर मैल लगा है? उसने बाहर जाते समय रॉन की तरफ गुस्से से देखा। हैरी ने खिड़की के बाहर झांका। बाहर अंधेरा हो रहा था। गहरे बैंगनी आसमान के नीचे उस पहाड़ और जंगल दिख रहे थे। ट्रेन धीमी हो रही थी। उसने और रॉन ने अपनी जैकेट उतारी और अपने लंबे काले दुशाले ओढ़ लिए। रॉन का थोड़ा छोटा था, इसलिए दुशालों के नीचे उसके जूते दिख रहे थे। पूरी ट्रेन में एक आवाज गूंजी। हम लोग 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच जाएंगे। अपना सामान ट्रेन में ही रहने दें, इसे अलग से स्कूल पहुंचाया जाएगा। घबराहट के मारे हैरी के पेट में मरोड़ उठने लगी और उसने देखा कि रॉन अपने चकत्तों के नीचे पीला दिख रहा था। उन्होंने बची हुई मिठाइयां अपनी जेब में भरी और गलियारों में जमा भीड़ में शामिल हो गए। ट्रेन पहले तो धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। लोग दरवाजे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करने लगे और फिर वे एक छोटे अंधेरे प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। रात की ठंडी हवा में हैरी को कपकपी छूट गई। तभी विद्यार्थियों के सिर के ऊपर से तैरता हुआ एक लैंप आया और हैरी को एक परिचित आवाज सुनाई दी। फर्स्ट ईयर के बच्चे यहाँ आ जाएं। सब ठीक है हैरी? सिरों के समुद्र के ऊपर हैग्रिड का बड़ा बालों भरा चेहरा चमक रहा था। चलो हमारे पीछे आओ। फर्स्ट ईयर का कोई और बच्चा तो नहीं है? जरा संभाल कर कदम रखना। फर्स्ट ईयर के बच्चे हमारे पीछे आओ। चलते और लड़खड़ाते हुए वे लोग हैग्रिड के पीछे पीछे एक सकरे ढलवा रास्ते पर चल दिए। उनके दोनों तरफ इतना अंधेरा था कि हैरी ने सोचा वहां पर घने पेड़ होने चाहिए। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिर्फ नेविल ने, जिसका मेंढक बार बार घूमता रहता था, एक दो बार नाक से सूसू की आवाज की। तुम्हें एक सेकंड में हॉगवर्ट्स की पहली झलक दिखाई देगी, हैग्रिड ने अपने कंधों के ऊपर से कहा। इस मोड़ के ठीक बाद एक जोरदार ऊ की आवाज आई। सकरी पंख डंडी उन्हें अचानक एक बड़ी काली झील के किनारे पर ले आई थी। झील की दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ पर एक बड़ा महल बना था, जिसमें कई कंकूरे और टावर थे। सितारों से भरे आसमान में महल की खिड़कियां चमक रही थी। एक नाव में 4 से ज्यादा मत बैठना, हैग्रिड ने किनारों पर पानी में तैरती छोटी नावों के बेड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन के पीछे पीछे नेविल और हरमाइनी भी नाव में चढ़ गए। सब आ गए, हैग्रिड चिल्लाया, जो अपनी नाव में अकेला ही बैठा था। तो ठीक है, आगे बढ़ो। और सभी छोटी नावें तत्काल आगे चल दी। कांच की तरह चिकनी झील पे वे फिसलने लगे। सब खामोश थे और सिर उठाकर बड़े महल की तरफ देख रहे थे। जैसे जैसे वे उस चट्टान के करीब आए जिस पर महल खड़ा था, वह उन्हें उतना ही ऊंचा दिखने लगा।
जैसे ही आगे वाली नावें चट्टान तक पास पहुंची, हैग्रिड चिल्लाया, सिर झुका लो। उन सभी ने अपने सिर झुका लिए और छोटी नावें उन्हें चट्टान के अंदर एक सुरंग में ले गई, जो सुंदर पत्तों वाली बेल के पर्दे के पीछे छुपी थी। वे लोग एक अंधेरी गुफा में से जा रहे थे, जो महल के ठीक नीचे से जाती थी, और फिर वे जमीन के नीचे बने एक बंदरगाह में पहुंचे, जहां चट्टानों और पत्थरों पर वे मुश्किल से उतरे। बच्चों के नावों से उतरने के बाद हैग्रिड ने नावों की तलाशी ली और चिल्लाकर कहा, ओए तुम वहां, कहीं ये तुम्हारा मेंढक तो नहीं? ट्रेवर, नेविल ने खुशी से कहा, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर वे सब हैग्रिड के लैंप के पीछे चट्टान में बने एक रास्ते पर मुश्किल से चढ़ने लगे। अंत में वे महल की छाया में नरम और गीली घास पर आ गए। पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़कर वे बलूत के बड़े दरवाजे के सामने भीड़ लगाकर खड़े हो गए। सब आ गए, और क्या तुम्हारा मेंढक अब भी तुम्हारे पास है? हैग्रिड ने दैत्याकार मुट्ठी उठाई और महल के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। यदि आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।